उनका एम है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन इंडिया में। एक्ट 1921 में इन फोर्स में आया। मॉन्टेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और जो विसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। ये ठीक है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ एक्ट की। जो पहला फीचर है वो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो कि लिमिटेड थी। पहली बार सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डेमोक्रेट किया गया। दोनों लेजिस्लेटिव को अपने सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का पावर दिया गया, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी था। सेकेंड है वो है डायरकी इन प्रोविंसेस। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। पहला था वो था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और दूसरा था रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो थे वो गवर्नर के मिनिस्टर के द्वारा एडमिनिस्टर होते थे, जो लेजिस्लेटिव के रिस्पॉन्सिबल थे। देन वी हैव रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास लेजिस्लेटिव के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इस सिस्टम को बोला गया डायरकी। ग्रीक वर्ड है डायरकी, जिसका मतलब होता है डबल रूल। यही एक्सपेरिमेंट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। देन वी हैव बायकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन। फर्स्ट टाइम इंडिया में बायकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस किया गया बाय काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली बाय लोअर हाउस। मेजॉरिटी मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए गए। देन वी हैव इंडियंस इन विसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहली बार 6 मेंबर्स कमांडर इन चीफ को छोड़कर में से 3 इंडियंस इंक्लूड किए गए। देन वी हैव कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड। सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट किए गया मुस्लिम को, सिख को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। देन वी हैव लिमिटेड फ्रेंचाइज। वोटिंग राइट सबको नहीं मिले। फ्रेंचाइज प्रॉपर्टी टैक्स या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर था। देन वी हैव हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। लंदन में पोस्ट क्रिएट की गई। इसका कुछ फंक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से टेक ओवर किया गया। देन वी हैव पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एक्ट ने एक पीएससी एस्टैब्लिश करने के प्रोविजन दिया। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में सेटअप हुआ और सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट के लिए। देन वी हैव प्रोविंशियल बजट्स। पहली बार प्रोविंशियल बजट्स के सेंट्रल बजट से सेपरेट किया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को अपना बजट इनैक्ट करने का अधिकार मिला। देन वी हैव स्टैट्यूटरी कमीशन। एक्ट के वर्किंग को रिव्यू करने के लिए एक कमीशन 10 इयर्स के बाद अपॉइंट करना था, लेकिन साइमन कमीशन 1927 को सिर्फ 8 इयर्स बाद ही अपॉइंट कर दिया गया था। ठीक है, आगे चल के हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे इसी वीडियो के आगे चल के। और आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि इसी एक्ट के थ्रू जो पीसीएस एग्जाम है, जो पब्लिक सर्विस एग्जाम होता है, उसको कंडक्ट किया गया, जो कि आज भी चलते आ रहा है, जिसको हम यूपीएससी या पीएससी होते हैं। एक स्टेट पीएससी होता है जो स्टेट कंडक्ट करती है, और एक यूपीएससी होता है जो ऑल ओवर इंडिया से कंडक्ट होता है। अगर आप नोटिस करोगे तो एपीएफसी का, जिसके लिए हम अभी पढ़ रहे हैं, वो भी यूपीएससी ही कंडक्ट करा रहा है। अब हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स, जो कि सभी ब्रिटिशर्स थे। इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया गया। ऑल पार्टी बॉयकॉट। रिपोर्ट इसकी आई 1930 में, और रिकमेंड क्या क्या किया गया ये भी देखते हैं। ये जो अपॉइंटेड था, ये सिर्फ 2 साल के लिए ही अपॉइंट हुए थे, ठीक है, जो कि नवंबर 1927 में हुआ था। 7 मेंबर्स थे, सारे ब्रिटिशर्स थे, और सारी इंडियन पार्टीज को बॉयकॉट कर दिया था। कोई भी इंडियन पार्टी इस साइमन कमीशन का हिस्सा नहीं थी। उनका जो रिपोर्ट आया था, जो कि 1930 में आया था, वो रिकमेंड करता था
अबॉलिशन ऑफ डायरकी, प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक्सटेंड करना, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्लस प्रिंसली स्टेट्स को स्टैब्लिश करना और कम्युनल इलेक्टोरेट कंटिन्यू करना। अगर हम फॉलो अप की बात करें तो फॉलो अप डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इशू हुआ, ये सब बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बेस। देन वी हैव कम्युनल अवार्ड 1932। ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्सटेंड किया गया, मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस, साथ ही डिप्रेस्ड क्लासेस जैसे कि शेड्यूल कास्ट को भी इंक्लूड किया गया। गांधी जी प्रोटेस्ट एंड पूना पैक्ट 1932 में हुआ। गांधी जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट अपोज किया। उन्होंने येरवदा जेल पूना में फास्ट अनटू डेथ रखा, जिसको बोलते हैं भूख हड़ताल। देन वी हैव पूना एक्ट। पूना पैक्ट जो था वो 1932 में आया, जिसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ कांग्रेस और डिप्रेस्ड क्लासेस के बीच में। ज्वाइंट हिंदू इलेक्टोरेट्स रिटेन किए गए और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व सीट्स प्रोवाइड किए गए। देखिए, जैसे कि हमने पहले वाले में देखा कि जो लॉर्ड मिंटो थे उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया मुस्लिम के, पहले वो सिर्फ मुस्लिम के लिए हुआ, अब इस एक्ट के थ्रू उन्होंने मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस सबको ही इंक्लूड कर दिया। वो यहीं से भी ब्रिटिशर्स ना यहीं से ही क्या बोलते हैं अपना डिवाइड एंड रूल का गेम खेलना उन्होंने शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एंड में चल के पार्टीशन भी हुआ और इसी की वजह से गांधी जी ने बहुत बड़ा भूख हड़ताल भी रखा था येरावदा जेल में, जो कि पूना में है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। इसके हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एक्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह दूसरा बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। सबसे लॉन्गेस्ट और डिटेल एक्ट था, जिसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके फीचर की बात करते हैं। तो सबसे पहला फीचर है वो है ऑल इंडिया फेडरेशन। इस एक्ट ने एक फेडरेशन बनाने का प्लान किया था, प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट्स दोनों को इंक्लूड करके, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन नहीं हुए, इसलिए ये फेडरेशन कभी एक्सिस्टेंस में नहीं आया। पावर्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला था वो था फेडरल लिस्ट, जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे जो कि सेंटर के पास थे। दूसरा था प्रोविंशियल लिस्ट, जिसमें 54 सब्जेक्ट्स थे जो प्रोविंसेस के पास थे। और तीसरा था कंकरेंट लिस्ट, जिसमें 36 सब्जेक्ट्स थे और वो दोनों के ही पास थे। देन वी हैव रेसिड्यूरिस पावर्स, जो कि सिर्फ विसरॉय के पास थी। फिर हम बात करेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। प्रोविंसेस में डायरकी अबॉलिश कर दी गई। प्रोविंस को ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाया गया। गवर्नर को मिनिस्टर्स के एडवाइस पर एक्ट करना था, जो लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल था। 1937 में इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन 1939 में सस्पेंड हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के कारण। देन वी हैव थर्ड है वो है डायरकी एट सेंटर। सेंटर के फेडरल सब्जेक्ट्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। रिजर्व सब्जेक्ट्स जो कि विसरॉय के डिस्क्रिप्शन में था और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल था मिनिस्टर्स के पास। ये सिस्टम कभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुए। देन वी हैव एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। सॉरी, ये डायरकी सेंटर डायरकी सेंटर में सेंटर के फेडरेशन सब्जेक्ट्स के 2 पार्ट्स में। आज ठीक है, ये मैंने बता दिया। हाँ, फोर्थ है वो है बाइकैमरलिज्म इन प्रोविंसेस। पहली बार कुछ प्रोविंस को बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में, जो कि थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो अपर हाउस था, लेजिस्लेटिव असेंबली था वो था लोअर हाउस, लेकिन लेजिस्लेचर
पर काफी रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज थे। नेक्स्ट वी हैव एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन।